जो कि इन क्रक्स कहा जाए तो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ अवसर, क्योंकि हमारे युवाओं के वो पूरे समाज में देखें तो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो है अवसर की कमी। आप में क्षमता या योग्यता की कमी नहीं है, अवसर की कमी है। तो मैं इन्हीं आप एक आईपीएस अधिकारी रहे, फिर ऐसा क्या आपके दिमाग में क्या ऐसा विचार आया जो आपने राजनीति में आने का फैसला किया? नहीं यू आर राइट। इसमें क्या कि इस समाज में खासकर युवा भी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक पढ़े लिखे व्यक्ति या पढ़े लिखे कैंडिडेट से ज़्यादा एक तरह से कह लें तो बाहुबल टाइप के जो लोग होते हैं उस तरह के लोगों से ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो बुरा ये बाहुबल की तरफ जाना कुछ गलत नहीं है, बस उनको सही रास्ता दिखा देना है, दिशा दिखा देना है कि ये ही बाहुबल जब धर्म के साथ आता है तो वो बल जो आता है धर्म के साथ, उस बाहुबल की तरफ आप प्रेरित हो। मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं एक ऐसे ही बाहुबल को दर्शाता हूँ कि धर्म। सवाल सर, आपने एक बार कहा था कि हमें निर्दलीय नहीं सर्वदलीय कहा जाए। जी। तो सर्वदलीय का मतलब क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि भविष्य में आपकी जो विचारधारा, आपकी जो थिंकिंग है, अगर उसी थिंकिंग के साथ कोई पार्टी आपको ऑफर दे या फिर आपके साथ काम करना चाहे तो क्या आप उसके साथ जुड़ेंगे? एक चीज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार और इस वक्त मैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं जहां पे अंतिम चरण में यानी कि 1 जून को मतदान होना है और यहां पे मुकाबला जो है वो काफ़ी रोचक हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आनंद मिश्रा जी हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आनंद मिश्रा जो नाम है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी जो कि अपने 13 साल के करियर में 150 से ज़्यादा एनकाउंटर करके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं और अब राजनीति में आ चुके हैं। और बक्सर में खासकर हर एक कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके जुबान पे ये नाम ना हो। इस वक्त हम इनसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद शुभम। सर, क्या कहेंगे, राजनीति में आप आए हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं और क्या कुछ नया चीज़ लेके आप आ रहे हैं इस बार? क्या कुछ नए मुद्दे होंगे? मेरा एक जो मेजर मुद्दा है जो कि इन क्रक्स कहा जाए तो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ अवसर, क्योंकि हमारे युवाओं के वो पूरे समाज में देखें तो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो है अवसर की कमी। आप में क्षमता या योग्यता की कमी नहीं है, अवसर की कमी है। तो मैं इन्हीं अवसरों को क्रिएट करने के लिए हर एक किसी भी आप विभाग के बारे में सोच लीजिए, किसी भी ज़िंदगी के एस्पेक्ट के बारे में सोच लीजिए, मेरा ये 1 पॉइंट एजेंडा है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। और जितना अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा, जब आप पर्सनली आप बढ़ेंगे तो उसी से आपका क्षेत्र बढ़ेगा और आपका राज्य और देश बढ़ेगा। सर, आप एक आईपीएस अधिकारी रहे, फिर ऐसा क्या आपके दिमाग में क्या ऐसा विचार आया जो आपने राजनीति में आने का फैसला किया? नहीं यू आर राइट। इसमें क्या कि इसमें ना काम का स्केल बहुत बड़ा है। आप जो प्लेटफॉर्म है और आज के दिन में देखिए तो राजनीति लगभग सब कुछ का फैसला, अल्टीमेट फैसला जो है वो राजनीति के लेवल पे ही होता है। तो जब आप जीवन में आप ये आप जॉब करते हैं, काम करते हैं और काफ़ी क्लोज टू पावर्स आप काम करते हैं तो आपको समझ में आता है कि एग्जीक्यूटिव तक जब तक कर रहे हैं करें, लेकिन जब आप पॉलिसी मेकिंग पे जाते हैं और देश को दशा जो डिसाइड होता है वो हो सकता है कि हम कर सकते हैं दशा डिसाइड करने में, बट दिशा डिसाइड करने में आपको पॉलिटिक्स का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोचा कि एक जीवन, जैसे आपका है ना कि श्रेष्ठ भारत, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो वैसे ही एक जीवन श्रेष्ठ जीवन। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए मुझे लगा बड़ा प्लेटफॉर्म होगा इस पर, इसलिए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। अच्छा सर, एक चीज़ आपने देखा होगा कि हमारे समाज में खासकर युवा भी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक पढ़े लिखे व्यक्ति या पढ़े लिखे कैंडिडेट से ज़्यादा एक तरह से कह लें तो बाहुबल टाइप के जो लोग होते हैं उस तरह के लोगों से ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो ये क्या पॉइंट है, कहाँ पे समाज में कहाँ इस तरीके का? देखिए, युवा तो नेचुरल चॉइस है ना। युवा जो है वो ग्लैमर की तरफ जाएगा, वो पावर की तरफ जाएगा, वो क्या कहेंगे, वो फेम की तरफ, नेम की तरफ। तो जो चीज़ें युवा का जो कैरेक्टर है, मतलब भगवान ने जैसा बनाया है, स्वभाव बनाया है, जैसे बचपन का एक स्वभाव है, युवा का एक स्वभाव है, वयस्क का एक स्वभाव है, वृद्ध का एक स्वभाव है, नारी का एक स्वभाव है, पुरुष का एक स्वभाव है। तो ये नेचुरल गुण है, तो इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है। उनका बुरा ये बाहुबल की तरफ जाना कुछ गलत नहीं है, बस उनको सही रास्ता दिखा देना है, दिशा दिखा देना है कि ये ही बाहुबल जब धर्म के साथ आता है तो वो बल जो आता है धर्म के साथ, उस बाहुबल की तरफ आप प्रेरित हो। मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं एक ऐसे ही बाहुबल को दर्शाता हूँ कि धर्म को साथ रख के, धर्म के पक्ष में रह के आप बाहुबली बनिए, बाहुबल लेके आप काम करिए। तो इसीलिए मेरे साथ भी युवा जुड़ते हैं। तो बट वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके बाहुबल के लिए जो प्रेम है उसको एक शायद मैं कहीं ना कहीं एक बेहतर और सकारात्मक दिशा दे पाऊँगा। पिछले 10 साल से बक्सर में बीजेपी की ही सरकार है और आप भी काफ़ी लंबे समय तक असम में ही रहे।
आप अदर स्टेट के कंपैरिजन में बिहार को कैसे देखते हैं और बक्सर में क्या कुछ है जो अभी काम करने का यहाँ पे सख्त ज़रूरत है, क्योंकि धार्मिक और ऐतिहासिक तौर पे बक्सर का अपना एक अलग महत्व है। राइट, यू आर राइट। इनफैक्ट देखिए, जब असम में मैंने अपने ही काल में असम को बहुत तीव्र गति से बदलते हुए देखा है। जो चीज़ शायद कुछ राज्यों में 30 साल 40 साल 50 साल में होता, वो असम में 10 सालों में चेंज होते हुए देखा, और सिर्फ एक अच्छे नेतृत्व के कारण वो बदला है, मैं तो यही कहूँगा। और यही चीज़ बिहार में भी हो सकता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक ऐसा राज्य जहाँ आप देखिए 70 साल में 42 बार हम अपना मुख्यमंत्री बदलते हैं, तो ये महसूस होता है कि शायद पॉलिटिक्स ही हमारा एंड ऑफ लाइफ है। हम पॉलिटिक्स के लिए ही हो रहा है यहाँ पे। पॉलिटिक्स का उद्देश्य ये नहीं है कि आप एक जगह पाके समाज सेवा के लिए। तो ये सब भाव से ही मैं थोड़ा सा दुखित होकर मुझे लगा कि कहीं एक स्टेबिलिटी आए, कहीं एक सकारात्मकता आए, और लोग पद से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी को समझे कि पद पे होना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सोच के मैं आया हूँ, और मैं देखता हूँ कि बक्सर में, बिहार में ही बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं मोटा मोटा आपको बताऊँ तो सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पे कानून व्यवस्था है, जिसको और मच बेहतर किया जा सकता है। इसके बाद जो आता है स्वास्थ्य व्यवस्था, आप ओवरऑल देखिए तो स्पेशली बक्सर का हाल देखेंगे तो यहाँ पे तो मतलब ऐसे ऐसे मौत देखने को सुनने को मुझे मिल रहा है जो कि नॉर्मल शहरों में आपको सुनने को नहीं मिल रहा है। या वो आएगा लाइन पे है। हाँ, तो नेक्स्ट जो होता है वो है मेरा एजुकेशन है, शिक्षा है। तो शिक्षा में स्कूल, कॉलेजेस, और यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, कम से कम एक महर्षि विश्वामित्र के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम की भी यहाँ शिक्षा स्थली रही है। तो कहीं ना कहीं महर्षि विश्वामित्र विश्वविद्यालय, ग्लोबल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कंसेप्ट आना चाहिए, जो मेरे एजेंडा में है कहीं ना कहीं इसको लाने के लिए। साथ में ही आप देखिए तो एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट का जो कनेक्शन है। अब यहाँ पे लोग पढ़े लिखे होते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। वो क्यों नहीं मिलती है नौकरी? कि हाँ, एक तो है कि यहाँ पे इकोनॉमी रिवाइव करेंगे तो अपॉर्चुनिटी यहीं क्रिएट होगा आपका एम्प्लॉयमेंट का, वो एक पार्ट है। दूसरा होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार कितने हैं। आप पढ़ लिख लेते हैं लेकिन आप जॉब करने जाते हैं, जॉब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपके पास वो स्किल्स नहीं है जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में चाहिए। तो वो जो गैप है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का, जो एक ब्रिज है, वो भी मेरा एजेंडा में है, जिसको मैं किस तरह से उसको ब्रिज आउट कर सकूं। साथ में स्वरोजगार के लिए, कि स्वरोजगार के लिए कितने अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे बैंक के लोन्स अवेलेबल हैं, हम लोन्स नहीं ले पाते, वो सारे बाहर डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह के भी इश्यूज़ हैं। साथ में आप यहाँ का देखिए तो स्पोर्ट्स पे मुझे काफ़ी काम करना है, बिकॉज मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मैंने देखा है यहाँ पे कि काफ़ी टैलेंट है, जिसको कहीं ना कहीं वही दिशा नहीं मिल रही है और स्कोप नहीं मिल रहा है खेलकूद का। तो वो है आर्ट एंड कल्चर पे मुझे काफ़ी यहाँ पे काम करना है। जैसा आपने कहा, अध्यात्म, यहाँ का धरोहर अध्यात्म रहा है। जैसे मथुरा में श्री कृष्ण रहे हैं, जैसे राम जी रहे हैं, अयोध्या में यहाँ पे वामन भगवान रहे हैं। लेकिन आधी जनता को बिहार में नहीं पता है कि वामन भगवान की अवतार की भूमि यही है, बक्सर है। तो इसको लेके, और ये जो हमारे जितने भी यहाँ पे रिलीजियस सर्किट हैं, जो आध्यात्मिक सर्किट है, स्पिरिचुअल सर्किट, इसमें बक्सर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। इसलिए मैं हर वो आदमी जो कि बक्सर को मिनी काशी बनाने की सोच रहा है या बक्सर को बनारस बनाने की सोच रहा है, तो मैं उनसे भी अपील करूँगा कि हमारे बक्सर को हमारा परिचय लेने दीजिए। हमारा इतिहास बहुत गौरवमय है, और बक्सर जो कि सिद्धाश्रम होता था, तो ये बहुत ही हमारा तेजस्वी इतिहास है। तो इसको उभार के लाने की मैं चेष्टा करूँगा। और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज़ है। यहाँ पे फिजिकल देखिए, डिजिटल देखिए, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच है। यहाँ पे एक डिवाइड है लोगों में कि कहीं कोई बहुत उपलब्धि है, कहीं कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को हमें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो ओवरऑल जो इसको जो घेरा बांध के रखेगा वो है हमारा कृषि, जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है। इस पर अगर हम काम ना कर पाए तो इसमें बहुत सारा काम करना। मैं बताऊँ कि बीज से लेके, मतलब आप क्या चकबंदी से लेके आप देखिए तो हमारी जगह से लेके और मंडी तक बीज का पूरा दायरा ही यहाँ पे हिला डुला हुआ है। यहाँ हमारे पास नहीं स्टोरेज कैपेसिटी है, नहीं हमारे पास मंडी है, इरिगेशन का भी फैसिलिटीज़ नहीं है बहुत जगह पे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको कर सकते हैं। अगर हमारे नहरों में प्रॉपर पानी आए तो आसपास यहाँ पे वेजिटेबल्स का आप देखा जाए, सब्जियों की खेती काफ़ी हो सकती है। स्कोप बहुत है। मैंने कहा आपको ना, वही कहीं ना कहीं छूट गया है संवेदनहीनता के चलते। तो कहीं मुझे समझ में आ रहा है, यकीन है कि मैं इस पर काम कर पाऊँगा अपने टीम के साथ। सर, एक हम लोग पब्लिक ओपिनियन किया था जिसमें युवा जो है वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और सोशल मीडिया पे कमेंट जो है वो बिहार से लेके असम तक से आ रहा था। तो आप अभी यहाँ पे लोगों के बीच जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से हम लगातार आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप मिल नहीं पा रहे। तो यहाँ पे समर्थन क्या सिर्फ युवाओं का मिल रहा है या हर वर्ग के लिए? हर वर्ग का मिल रहा है। मैं बताऊँ आपको, युवाओं का, महिलाओं का, है ना, हर वर्ग का समर्थन है। क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है, लोग ये कहते हैं कैरेक्टराइज, हमारे यहाँ पे जल्दी से तुरंत आप इमेज बना देते हैं लोग, तो युवा कर देते हैं। युवा तो है ही है। युवा तो आप देखिए, आप मोदी जी किसने बनाया? युवा ने बनाया
है ना। तो युवा ही बनाता है, जो चीज़ बनाता है वही रफ्तार देता है किसी चीज़ को। वो तो एक हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम लोग का बेस है ही, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं अपने सारे भाई बहनों के साथ मिलके, मैं अकेला एमपी नहीं बनूंगा, मैं उनके सपनों के लिए बन रहा हूँ, मैं उनके इरादों के लिए बन रहा हूँ। तो ये चीज़ है, युवा है साथ में। और दो तरह के लोग मिलेंगे आपको, स्पेशली जो थोड़े से वृद्ध हैं। तो मेरी तो एक झड़प हो गई, एक वृद्ध हमारे थे। झड़प मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसा बोलते हुए उनको, लेकिन मुझे बोलना पड़ा कि बाबा अगर आप पिछले 30 साल तक आपने अपनी स्टैंड लिया होता ना, आपने दिखाया होता कि ये शाहाबाद का शेर वाली बात, तो आज हम लोग इस तरह से ना नेतृत्व विहीन नहीं हुए होते अपने इस क्षेत्र में। तो आपने अपना स्टैंड नहीं लिया, आपने अपनी मिट्टी को नहीं बचा के रखा, इस तरह से जो हालत हो रखा हमारा, तो आपने अगर किया होता तो आज हम बेहतर स्थिति में होते। तो बाबा आज मैं करना चाह रहा हूँ, हम युवा करना चाह रहे हैं, हमें मत रोकिए। हमारे नाती पोता हमको फिर गाली दे इसी तरह से, वो मत करिए आप। हम अपने सबके लिए, हम भविष्य के लिए करना चाहते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं इनके लिए भी आपने बहुत मेहनत किया बचपन में, आपने बहुत मेहनत किया अपनी जवानी में, आपको यूज़ कर लिया गया। हमें मौका दीजिए ना कि हम आपके बुढ़ापा को भी बेहतर बना सके, आपको एक तो इसी बात पे है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, आपने एक बार कहा था कि हमें निर्दलीय नहीं सर्वदलीय कहा जाए। जी जी। तो सर्वदलीय का मतलब क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि भविष्य में आपकी जो विचारधारा, आपकी जो थिंकिंग है, अगर उसी थिंकिंग के साथ कोई पार्टी आपको ऑफर दे या फिर आपके साथ काम करना चाहे तो क्या आप उसके साथ जुड़ेंगे? एक चीज़, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई, मैं बताता हूँ। देखिए, एक चीज़ हमेशा क्लियर होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है पॉलिटिक्स में आने का। क्या नेता बनना उद्देश्य है? क्या मुझे पार्टी में ज्वाइन करना उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य समाज के लिए सेवा करना है, जिसके लिए मैंने पार्टी का सहारा मांगा था। ऐसी बात है, मैंने खुद पार्टी का सहारा मांगा था कि मुझे एक कलयुग में संघ में ही शक्ति है, संघ शक्ति कलयुग है। तो ये चीज़ मैंने मांगा था, जो कि नहीं मिला। तो अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट दोनों ही हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में, आज मैं नेतृत्व करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र का, बक्सर का। तो ये मेरे नेतृत्व के लिए जो मेरे एजेंडा पॉइंट्स है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो इसको पूरा करने में जो भी मेरा सहयोगी बनना चाहेगा, वो पार्टी, मैं पार्टी नहीं विशेष देखूंगा। मैं बोलता हूँ, मैं मंदिरों को मत देखिए, उसके बैठे अंदर देवता को देखिए, उसके से श्रद्धा आता है ना। तो मैं अपनी बात पे भी यही कहता हूँ कि आप कैंडिडेट को देखिए, आप सिर्फ पार्टी को मत देखिए। आप मंदिर देख के मंदिर में नहीं जाते हैं, उसके अंदर बैठे देवता को जाते हैं। तो हमारा स्थिति ऐसा ही है जैसे कि किसी पीपल के पेड़ के नीचे हुए एक शिवलिंग रखा रहता है, जो कहीं मंदिर नहीं होता, उनके पास निर्दलीय भगवान होते हैं। तो वैसे ही हम लोग बने हुए। और यकीन मानिए कि अगर बाद में फ्यूचर में हमें कहीं किसी के साथ जुड़ना पड़े या किसी का सहारा बनना पड़े, किसी को देना पड़े, किसी से लेना पड़े, हर वो चीज़ हमारे बक्सर के हित में होगा, हमारे बक्सर के हर कौम, हर जाति, हर धर्म, सबके हित में होगा, तभी मैं करूँगा। मैं कभी भी अपने लिए किसी के साथ जाके नहीं जुड़ूंगा। बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। आप हमारे साथ सुन रहे थे आनंद मिश्रा जी को, बक्सर से, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं। आगे चलेंगे और भी दिखाएंगे रिपोर्ट। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।